दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सनी एक टॉप का आर्टिस्ट था, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। फिर वो एक नकली 500 का नोट बनाता है जो मार्केट में बेधड़क चलता है, लेकिन उसी मार्केट में 2000 के नोट भी चल रहे थे जिसको एक बड़ी गैंग चला रही थी। फिर वे सनी को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं। अगर आपने पिछले के 4 एपिसोड नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मंसूर सनी को अपने साथ जॉर्डन ले जाता है। ये लोग पहली बार देश से बाहर आए थे। जॉर्डन में मंसूर ने रेगिस्तान की सूखी बंजर पहाड़ियों के बीच कहीं छिपकर अपना अड्डा बनाया हुआ था। जिस जगह उनका प्रिंटर पड़ा था वो जगह एक जेल की तरह थी, जहां जगह जगह पर मंसूर के सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। इन लोगों ने इतना बड़ा प्रिंटर देखा ही पहली बार था। तभी मंसूर आकर कहता है कि ये मैंने जर्मनी से मंगवाया है, मेरे पास नोट बनाने का सारा सामान है, बस तुम लोग अपना काम शुरू करो। अब सनी उस नोट को बड़ी ही बारीकी से डिजाइन करना शुरू कर देता है। वे बार बार नोट बनाते हैं, लेकिन हर बार वो टेस्ट में फेल हो जाता है। अब उसे ऐसा नोट बनाना था जो मशीन को परफेक्ट लगे, और मशीन को परफेक्ट लगे ऐसा नोट बन जाता है। मंसूर भाई भी सनी की कलाकारी को मान जाता है। फिर उन दोनों को मंसूर भाई के घर पर ले जाया जाता है। वहाँ मंसूर उन दोनों को बिलाल और जीतू काका से मिलाते हैं। बिलाल भी पहचान नहीं पाता कि ये नोट असली है या नकली। अब नोटों की छपाई शुरू हो जाती है और इन नोटों की एंट्री बांग्लादेश के रास्ते भारत में होने वाली थी। माइकल के पास किसी गुप्तचर का फोन आता है। वो बताता है कि बिलाल बांग्लादेश में है। फिर माइकल अपनी टीम को जाकर बताता है। शेखर कहता है कि नेपाल में रायता फैलाने के बाद बांग्लादेश जाने का ऑर्डर मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सनी और फिरोज भी अब इंडिया वापिस आ गए थे। चाचा सनी को बताते हैं कि डॉक्टर का फोन आया था, मिलने के लिए बुलाया है। डॉक्टर बताती है कि आपके ग्रैंडफादर का ऑपरेशन नेक्स्ट वीक रख सकते हैं। डॉक्टर पारिक ने डेट दे दी है। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे मिल गई। सनी पेमेंट के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि पेमेंट भी हो चुकी है। फिर मंसूर सनी को फोन करके कांग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट मंसूर ने ही फिक्स करवाई थी, क्योंकि वो चाहता था कि सनी टेंशन फ्री रहे। उधर माइकल गहलोत के पास फोन करता है और कहता है कि सर, हमें बिलाल का पता चल गया है, बस आपकी परमिशन चाहिए। गहलोत कहता है कि ऑफिशियली मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे मत बताओ। फिर माइकल अपने एक पुराने दोस्त तिवारी के पास फोन करता है। फिर माइकल शेखर को लेकर बांग्लादेश जाता है। वहाँ एक ऑफिसर उसे कहता है कि मैंने बड़ी ही मुश्किल से इस काम के लिए परमिशन ली है, क्योंकि मेरे दोस्त तिवारी ने मुझे कहा था। हमें खबर मिली है कि बिलाल टीटू से मिलने आ रहा है और फिर दोनों एक साथ इंडिया बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं। टीटू अपना माल इसी रूट से इंडिया लेकर जाता है। उम्मीद है अब की बार भी वे इसी रूट से आएंगे। उधर बिलाल टीटू से मिलता है। फिर वे दोनों एक ही कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में बिलाल अपना माल सही सलामत इंडिया पहुंचाने की बात करता है। टीटू कहता है, भाई आप टेंशन मत लो, समझो माल इंडिया पहुंच गया। फिर बिलाल कहता है कि हम नए रास्ते से जाएंगे, ये पुराने वाला रास्ता यूज नहीं करेंगे। फिर बिलाल वहां से गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ माइकल और उसकी टीम बिलाल को ट्रैक कर रही थी। फिर वे देखते हैं कि उन लोगों ने गाड़ियां वापस मोड़ ली हैं। वे लोग माइकल से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर थे। वो बांग्लादेशी ऑफिसर को उनका पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर मना कर देता है, क्योंकि वे उसके इलाके से बाहर थे। फिर माइकल शेखर को लेकर खुद उसका पीछा करता है। फिर पुलिस वाले भी उनका पीछा करते हैं। वो ऑफिसर अपने आदमियों को भी उनका पीछा करने के लिए कहता है। फिर वे 3 तरफ से बिलाल को घेर लेते हैं। तभी उन लोगों में फायरिंग होती है। सब लोग सरेंडर कर देते हैं, लेकिन बिलाल वहां से भाग जाता है। फिर माइकल और वे पुलिस वाले बिलाल का पीछा करते हैं। शेखर बिलाल को पकड़ लेता है। उधर जॉर्डन में एक सायरा नाम की लेडी मंसूर से मिलने आती है। उसे भी पता चल गया था कि बिलाल पकड़ा गया है। वो पूछती है, हाई कमांड को क्या जवाब दोगे? ये बिजनेस के साथ क्या चल रहा है? पहले नेपाल में छापा पड़ा, फिर धन रक्षक एप्लीकेशन, और अब ये बांग्लादेश में तुम्हारा आदमी भी पकड़ा गया। मंसूर कहता है, आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि मंसूर का भी कोई बॉस था। उधर माइकल बिलाल के पास जाता है और जाते ही उसके पांव में गोली ठोकता है और पूछता है कि 2000 के नोटों की क्या स्टोरी है। जब बिलाल नहीं बताता तो माइकल कहता है कि अगली गोली तेरी नींबू मिर्च के बीच में दूंगा। फिर बिलाल उसे अपने पर्स में से 2000 के नोट निकालने को कहता है। फिर माइकल उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। जब माइकल
माइकल वापस अपने ऑफिस में जाता है तो मेगा बताती है कि सर मशीन तो क्या, मैं भी पता नहीं कर पा रही कि ये नोट नकली है या असली। माइकल कहता है कि ये नोट इंडिया में आने से पहले मंसूर को रोकना होगा। अब मंसूर खुद इंडिया आ गया था और वो सीधा सनी के नाना का पता लेने जाता है। सनी उसको नाना से मिलवाता है, ये कहकर कि ये मेरा नया पार्टनर है। मंसूर कहता है कि नाना जी, आपका ये पोताना बड़ा ही कमाल का आर्टिस्ट है, ये जो पेंटिंग बनाता है वो लाखों में बिकती है। फिर मंसूर सनी को पाव भाजी खिलाने के लिए ले जाता है। मंसूर उसे बताता है कि बिलाल पकड़ा गया, पैसा किसी गोडाउन में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, पकड़ा जाएगा वो भी किसी दिन। सनी पूछता है मैं क्या कर सकता हूँ। मंसूर कहता है कि एक एंटी काउंटर फिटिंग सेल है, वही हाथ धोकर पीछे पड़ा है, वो हमसे एक कदम आगे हैं, अगर उनसे आगे निकलना है तो उस सेल में घुसना होगा। अब सिर्फ तू और मैं, बस दोनों ही मिलकर पैसा कमाएंगे, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। बात टेढ़ी थी लेकिन सीधे तरीके से सनी के दिमाग में घुस गई। जब सनी फिरोज को सारी बात बताता है तभी चाचा वहां आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा नया पार्टनर ठीक आदमी नहीं है, भरोसा मत करना उस पर, जैसे ही काम निकला वो तुम्हें डस लेगा। फिर सनी कहता है कि मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे साथ काम करना है तो करो वरना हट जाओ मेरे रास्ते से। चाचा कहता है ले हट गया तेरे रास्ते से। फिर फिरोज सनी को समझाता है कि अपनी फैमिली तो वैसे भी नहीं है और इन लोगों को हटा देंगे तो अपने पास कोई भी नहीं बचेगा। अब सनी ज्यादा पैसे कमाने के लालच में पागल हो गया था। फिर सनी जमाल के पास फोन करता है और कहता है कि काउंटर फिटिंग की जो नई टीम बनी है उसमें पता करके बता कौन कौन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल बिलाल के पास हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बिलाल पूछता है अब क्या चाहिए भाई। माइकल कहता है तूने मुझे भाई कहा तो सुन, मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मंसूर तुझे नहीं छोड़ेगा, अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं भी तेरा साथ दूंगा, इसलिए जो भी पता है बता दे। बिलाल बताता है कि कोई आर्टिस्ट नाम का बंदा है, उसी ने मंसूर के लिए 2000 का नोट बनाया है। आर्टिस्ट मंसूर का बहुत खास हो गया है, अगर आर्टिस्ट पकड़ा गया तो मंसूर भी पकड़ा जाएगा। एक लड़का है, मैं उससे बात करता हूँ, वो तुम्हें उनकी सारी खबर देगा, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही रहेगी। उधर सनी को पता चल जाता है कि मेघा उस टीम में है, इसलिए अब उसका अगला निशाना मेघा थी। वो शुरू में उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। अब सनी स्मार्ट तो था ही, इसलिए मेघा को भी उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। सनी बताता है कि मैं कमोडिटी में काम करता हूँ। तभी मेघा के पास उसकी फ्रेंड का फोन आता है। वो कहती है कि तुमने जो नया फ्लैट देखने को कहा था उसका कोई जुगाड़ नहीं हो रहा। फिर सनी कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो यही काम करता है, उसको बोल देता हूँ, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। फिर अगले दिन सनी मेघा को अपार्टमेंट दिखाने के लिए बुलाता है। मेघा को अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। फिर वे अंकल से यहाँ के रूल वगैरह की बात करते हैं। तभी सनी मेघा के पास आता है और कहता है कि मेरा फोन डेड हो गया है, क्या तुम्हारा फोन मिलेगा। फिर मेघा का फोन लेकर सनी उसको हैक करना शुरू कर देता है ताकि उसके फोन पर आया हर मैसेज, हर कॉल सनी को पता चल सके। फिर काम होते ही सनी उसका फोन वापस कर देता है। फिर सनी का दोस्त कहता है कि मैं 1-2 दिन में पेपर वर्क पूरा करवा दूंगा और वहां से चला जाता है। फिर मेघा सनी को लंच के लिए बुलाती है। अब मेघा के फोन में जो भी मैसेज आ रहे थे वे सनी के फोन में भी आ रहे थे। अब माइकल सनी की तलाश में था और सनी माइकल से एक कदम आगे था। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि सनी मंसूर भाई के पास जॉर्डन जाता है। मंसूर भाई कहते हैं कि बिलाल कभी भी मुंह खोल सकता है, उससे पहले सारे नोट ठिकाने लगाने होंगे। सनी कहता है कि माइकल की टीम में मेरी एक इन्फॉर्मर है, हम उनसे हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। मंसूर कहता है कि अब की बार सब कुछ दाव पर लगा है, एक भी गलती हुई तो मैं गया। कुछ लोग मेरे सर पर बैठे हुए हैं खुदा बनकर, मुझे हर बात का जवाब देना पड़ता है। फिर सनी मंसूर से अपनी परसेंटेज पूछता है और मंसूर उससे 15% डन करता है। उधर एक ऑफिसर बिलाल को कुछ क्रिमिनल्स की फोटो दिखाता है और पूछता है कि इनमें से आर्टिस्ट कौन है, लेकिन बिलाल मना कर देता है। फिर माइकल उसे एक रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि ये हमने ट्रेस की है, लेकिन ये कोड वर्ड में बातें कर रहे हैं, इसको डिकोड करो। फिर बिलाल बताता है कि वे 12,000 करोड़ रुपए इंडिया में लाने वाले हैं, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते नहीं, कहीं और से। फिर माइकल अपनी टीम इकट्ठी करता है और उन्हें बताता है कि इंडिया में 12,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। मेघा कहती है कि इतना वजन लगभग 60 टन होगा। माइकल कहता है अब की बार बिलाल के पकड़े जाने से वे चौकन्ने हो गए हैं, इसलिए हमें नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान हर चेक पॉइंट पर कड़ी नजर रखनी होगी। उधर सनी जमाल के साथ मिलकर प्लान कर रहा था कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा कहीं से भी माल नहीं लाएंगे, हम नेपाल से माल लाएंगे क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रेड पड़ चुकी है। अब बिलाल भी उन्हें बता देता है
कि वे जरूर नेपाल से ही माल लाने की कोशिश करेंगे। फिर फिरोज बताता है कि मेघा ने नेपाल में किसी को मैसेज किया है। फिर वे अलर्ट हो जाते हैं और नेपाल को कैंसिल कर देते हैं। फिर वे श्रीलंका प्लान करते हैं, लेकिन तभी मैसेज से पता चलता है कि उनको श्रीलंका के बारे में भी पता चल गया है। अब मंसूर का कोई आदमी माइकल को खबर दे रहा था और मेघा का फोन सनी को खबर दे रहा था। फिर सनी मंसूर के पास फोन करके कहता है, भाई जरूर कोई खबरी है हमारे बीच। अब माइकल की टीम भी जगह जगह सिक्योरिटी बढ़ाकर तंग आ चुकी थी। मंसूर कहता है कि जमाल और जीतू मेरे खास आदमी हैं, फिरोज तेरा खास आदमी है, इसलिए हम पांचों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा अगला रूट क्या होगा। अब वे देश के अलग अलग हिस्सों से भारत में पैसा एंटर कराते हैं। फिर नागालैंड में एक ट्रक पकड़ा जाता है जिसके अंदर 6 करोड़ 20 लाख रुपए थे। तमिलनाडु में भी एक शिप पकड़ा जाता है जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए थे। कोची में 2 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से भी 2 करोड़ मिलते हैं। अब तक सभी जगह को मिलाकर लगभग 32 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जो 12,000 करोड़ रुपए के आगे कुछ भी नहीं थे। लेकिन ये भी कोई छोटी रकम नहीं थी जो भारत में पकड़ी गई थी। मेघा माइकल को बताती है कि सर ये नोट नकली हैं, जो मंसूर के पहले वाले स्टॉक के हैं, यानी पुराना स्टॉक। वे हमें फालतू के कामों में लगाकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिर माइकल गहलोत के पास फोन करता है और कहता है कि सर अभी आप सभी टीवी इंटरव्यू कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि हमने जो नोट पकड़े हैं वे नकली वाले नकली नोट हैं। असली नकली नोट हमारे हाथ नहीं लगे। लेकिन गहलोत कहता है चुप कर, असली नकली नकली असली, जो भी पकड़े गए हैं मैं उसी से कुर्सी चमका लूंगा। फिर सनी गुजरात के आलंग में जाकर शर्मा जी से मिलता है, जो पुराने खंडर जहाजों का स्क्रैप खरीदते थे। वे सनी को बताते हैं कि ओमान से एक जहाज स्क्रैप होने के लिए इंडिया आने वाला है, उसमें तुम अपना सामान ला सकते हो। जहाज तुमको खरीदना पड़ेगा और यहाँ आने के बाद वो मेरा। अगर पकड़े गए तो तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर सनी और फिरोज ओमान जाते हैं। वहाँ जाकर वे उस जहाज के मालिक से मिलते हैं। वे लोग उस जहाज के लिए इन लोगों से $1 लाख डिमांड करते हैं, लेकिन बार्गेनिंग करने के बाद वे $80,000 में मान जाते हैं। इतने रुपयों में वे जहाज को इंडिया भी छोड़कर आएंगे। फिर जमाल फिरोज को $1 लाख देता है और कहता है कि तुम लोग माल लेकर जहाज में आना, मैं इंडिया निकलता हूँ। अब इन दोनों की पानी में जाने से फट रही थी। फिरोज तो 2 पैग मारकर सेट हो जाता है, लेकिन सनी उल्टियां करता फिर रहा था। दोस्तों, आप लोगों में से किस किस ने जहाज की सवारी की है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर सनी की खराब हालत देखकर वो चिकनी सनी के पास आती है और उसे एक गोली खाने को देती है। वो गोली खाने के बाद सनी सेट हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। फिर अगले दिन वो चिकनी उसे जगाती है और जमाल का फोन देती है। फिर जमाल कहता है कि अलांग मत आना, यहाँ अपनी फील्डिंग लगी है, तू कहीं भी जा लेकिन यहाँ मत आना। फिर वे भागकर कैप्टन के रूम में जाते हैं। कैप्टन को इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो चिकनी सनी की बातों को ट्रांसलेट करके बताती है। सनी कहता है कि जहाज को वापस ओमान की तरफ घुमा लो, लेकिन कैप्टन मना कर देता है क्योंकि उसमें इतना फ्यूल नहीं था। अब जहाज को वहां भी खड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें एंकर ही नहीं था। फिर चिकनी कहती है आइडिया बताती हूँ और पैसा लगेगा। सनी कहता है तू आइडिया बता, पैसे की कोई बात नहीं। फिर वे कंटेनर को इसी जगह पानी में छोड़ने की तैयारी करते हैं। कंटेनर के साथ एक जीपीएस ट्रैकर भी बांध देते हैं ताकि उसकी लोकेशन को ढूंढा जा सके। नोट भी अच्छे से सील थे और कंटेनर भी, इसलिए नोटों को कोई खतरा नहीं था। फिर वे खुद एक छोटी बोट में बैठकर वहां से चले जाते हैं और जहाज को किनारे की तरफ चलता छोड़ देते हैं। वो जहाज जिस बीच पर जाता है वहां पहले कभी कोई जहाज नहीं आया था। फिर सब लोग उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। अब उस जहाज को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। उधर पुलिस वाले भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे कि एक अनजान जहाज जिसके अंदर कोई भी इंसान नहीं था वो यहाँ चलकर कैसे आ गया। जब सब लोग जहाज देखने में बिजी थे उस समय सनी एक बड़ी लोकल बोट लेकर उन सब कंटेनर्स को उसमें लाद लेता है और किनारे पर ले आता है। फिर उन कंटेनर्स को ट्रक में लादकर मंजिल पर पहुंचा दिया जाता है। अब सनी अपने तेज दिमाग से 12,000 करोड़ के फर्जी नोट भारत में ले आया था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कौन कहता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता? पैसा हर चीज खरीद सकता है। अचानक अमीर होने का भी एक ड्रॉबैक है। समझ में ही नहीं आता कि साला पैसा खर्च किधर करना है। अगर आपका ऑफिस चकाचक है और उसमें एक ऑपरेटर बैठकर इंग्लिश में पूछ रही है हाउ कैन आई हेल्प यू, तो कोई नहीं पूछता कि पैसा आ किधर से रहा है। जो क्लब इन्हें धक्के मारकर भगाते थे अब वे सलाम ठोकते थे। अचानक से पैसा आ जाए तो तेवर जरूर बदल जाते हैं, लेकिन क्लास नहीं बदलती। उधर माइकल फिर से गहलोत के पास जाता है। गहलोत पूछता है अब क्या चाहिए। माइकल बताता है कि सर न्यूज मिली है कि 12,000 करोड़ रुपए के नकली नोट
नोट इंडिया में आ चुके हैं। गहलोत कहता है कि इसके बारे में किस किस को पता है। माइकल बताता है कि मुझे और आपको। फिर गहलोत कहता है तो चुप रहो और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बांटी हुई मशीन अपने आप पकड़ लेगी। माइकल कहता है सर ये नोट मशीन की पकड़ से बाहर है। गहलोत कहता है तो चुप रहो क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कोई गलती हुई तो मैं यूनिट बंद कर दूंगा और तुम्हें नौकरी से बाहर कर दूंगा। उधर सनी अपने नाना जी को बताता है कि हमने अपनी पत्रिका को ऑनलाइन कर दिया है, अब मैं आपको बेस्ट टीम दूंगा, फैला दो अपने दिल की बात दुनिया तक। फिर चाचा उन दोनों को समझाने आते हैं कि अभी भी मौका है, संभल जाओ वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। उधर माइकल और उसकी वाइफ की कोर्ट में पेशी थी क्योंकि दोनों ही अपने बच्चे की कस्टडी चाहते थे, लेकिन कोर्ट का फैसला आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा। उधर सनी मेघा के घर जाता है और पूरा दिन ही उसके साथ स्पेंड करता है। फिर रात को प्यार मोहब्बत करके जब सनी सुबह उठता है तो देखता है कि मेघा सो रही है। फिर वो तैयार होकर मेघा के फोन में से अपना प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर देता है क्योंकि फर्जी नोट इंडिया में आ चुके थे और अब इसको मेघा की जरूरत नहीं थी। इतने फर्जी नोट इंडिया में पहली बार आए थे, इसमें कोई डाउट नहीं कि मंसूर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस बार पैसा भी ज्यादा था। अब इनको पैसा फैलाने के लिए नए रास्ते चाहिए थे क्योंकि सभी रास्ते पैसे से होकर गुजरते हैं। मंसूर भाई का सनी के पास फोन आता है और कहते हैं कि अब तक 10% स्टॉक भी नहीं निकला, ये सब्र का फल वगैरह मैं नहीं जानता, काम में तेजी लाओ। उधर मेघा माइकल के पास जाती है और बताती है कि सैंडविच नोट और सुपर नोट दोनों का आर्टिस्ट सेम है। ये देखिए सर, वो हर नोट में एक एस छोड़ रहा है, इसका मतलब वो शो ऑफ कर रहा है। मैंने आरबीआई में कलेक्ट हुए नोटों के बारे में पता किया है। सीबीआई ने गुजरात में एक एमएलए के घर छापा मारा था और उन्हें वहां से 20 करोड़ रुपए मिले हैं, वे भी बिल्कुल सेम यही नोट थे। फिर माइकल शेखर को लेकर केसरी भाई दोषी के घर जाता है। माइकल कहता है कि सर सीधी बात करते हैं बिना बकवास, आप आर्टिस्ट को पकड़वाने में मेरी हेल्प करो और मैं आपके केस से सीबीआई को गायब कर दूंगा। एमएलए कहता है कि मुझे पक्का विश्वास दिलाओ कि तुम जो कह रहे हो वो करोगे। फिर माइकल गहलोत को फोन करता है, लेकिन गहलोत ने माइकल का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ था। फिर माइकल वापस आकर कमला टक्कर से मिलता है और उसे सुपर नोट के बारे में बताता है। जब बात मीडिया में जाती है तो आग की तरह फैल जाती है। अब हर न्यूज चैनल में बताया जा रहा था कि मंत्री गहलोत ने जो फेक करेंसी पर काबू पाने का दावा किया था वो फेक था। अब गहलोत की इतनी बदनामी होती है कि वो खुद माइकल को फोन करता है, लेकिन माइकल तो साला एक नंबर का हरामी है, गहलोत का फोन ही नहीं उठाता। न्यूज में अपने नोटों को सुपर नोट सुन सुनकर फिरोज और सनी को भी अच्छा लग रहा था। फिर गहलोत माइकल को अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि यह तेरा ही काम है ना। माइकल कहता है सर इतनी मदद करने के बाद आप मुझे ये सिला दे रहे हो। फिर गहलोत कहता है कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है ये बता। माइकल बताता है कि सर मंसूर का मेन आदमी आर्टिस्ट है, उसको पकड़ लिया तो सारा गेम चेंज हो जाएगा। अखबार में हेडलाइन आएगी कि मिनिस्टर ने फेक करेंसी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, बाजू में आपका प्राउड वाला बड़ा सा फोटो आएगा। फिर गहलोत केसरी भाई दोषी के पास फोन करता है और कहता है कि मुझे आर्टिस्ट चाहिए, बदले में तू आजाद। फिर दोषी लकड़े के पास फोन करता है, लकड़े फोन करता है मांझा भाई के पास और मांझा फोन करता है हनी के पास। फिर हनी जाकर मिलता है फिरोज से। हनी बताता है कि एमएलए दोषी को माल चाहिए, कॉन्फ्रेंस में बताएगा कितना। उधर सनी और मेघा लंच कर रहे थे, तभी एक साथ दोनों का फोन बजता है। वे सब एक दूसरे को लाइन पर ले लेते हैं। केसरी भाई दोषी 100 करोड़ की डिमांड करता है और इस फोन को माइकल की टीम ने टैप कर रखा था, जिसको मेघा भी सुन रही थी। सनी सिर्फ टेक्स्ट में बात कर रहा था, एक वर्ड भी नहीं बोलता। दोषी भाई डिलीवरी भी इनको ही करने को कहते हैं क्योंकि उनको किसी और पर भरोसा नहीं था और डिलीवरी 24 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। फिर माइकल अपनी टीम को कमर कसने के लिए कहता है। मेघा कहती है सर मैं भी फील्ड में जाना चाहती हूँ। माइकल हाँ बोल देता है। सनी का ये काम करने का दिल नहीं मान रहा था। फिर फिरोज कहता है कि मैं इतनी बड़ी डील लेकर आया हूँ और तुम ना बोल रहे हो। सनी को सही फीलिंग नहीं आ रही थी। उस रात मंसूर भी इंडिया आता है और अपना स्टॉक देखकर कहता है कि जिस स्पीड से काम कर रहे हो ये स्पीड नहीं चलेगी। तभी मंसूर का एक आदमी उसे खबरी के बारे में आकर बताता है और मंसूर उसे ठोक देता है। फिर वो सनी को कहता है कि मेरे भाई ये जो नोटों का पहाड़ है इसको समतल मैदान बना दो, चलो जल्दी काम पर लग जाओ। आज रात माइकल को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल एक बहुत बड़ा कांड होने वाला था। दोस्तों 8वें और लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं सनी बहुत टेंशन में था क्योंकि आज उसे डिलीवरी करनी थी। मेघा को भी डर लग रहा था कि आज फील्ड में कुछ भी हो सकता है। मंसूर वापस जॉर्डन चला गया था। आज माइकल की भी कड़ी मेहनत का रिजल्ट आने वाला था। फिरोज बताता है कि मैंने डिलीवरी के लिए डी सिटी मॉल फाइनल किया है। फिर फिरोज पूछता है कि आजकल मेघा के फोन वाले मैसेज क्यों नहीं आ रहे। सनी बताता है कि मैंने ट्रैकर हटा दिया है, मैंने सोचा अब उसका काम खत्म हो गया है। फिर सनी अपने नानू के साथ थोड़ा टाइम बिताता है और उनके हाथ का बना हुआ खाना खाता है। उसे क्या पता था
ये आखिरी बार अपने नाना के हाथ का खाना खा रहा है। अब माइकल अपनी पूरी टीम को उनकी लोकेशन और ड्यूटी समझा देता है। वे लोकल पुलिस का भी सहारा लेते हैं, लेकिन काम इस तरह करना था कि उन लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए था, वरना वे यहाँ आने से पहले ही भाग जाएंगे। अब डिलीवरी का टाइम आ जाता है। सनी XUV 500 में आता है और उसका दोस्त फिरोज क्वालिस में आता है। डिलीवरी का पैसा क्वालिस में पड़ा था। फिर सनी फिरोज को कहता है तू यहाँ वेट कर, मैं ऊपर चक्कर लगा कर आता हूँ। जब सनी ऊपर वाली पार्किंग में जाता है तो वहाँ फॉर्च्यूनर में मेघा भी आ जाती है। सनी N6 में अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है और फिरोज को वहीं रुकने के लिए कहता है। फिर वे पार्टी के पास फोन करते हैं कि N6 में आ जाओ। फिर सनी फिरोज को बताता है कि एक व्हाइट फॉर्च्यूनर आई है। माइकल भी इसी मॉल की सिक्योरिटी रूम में CCTV में सब कुछ देख रहा था। फिर सनी अपनी कार में देखने जाता है। मेघा में भी पेशेंस की कमी थी, इसलिए वो भी अपनी कार से उतरकर छानबीन करने जाती है। तभी अनफॉर्चुनेटली सनी और मेघा आमने सामने आ जाते हैं। सनी उसे देखकर दूर ही कार रोक लेता है। मेघा समझ जाती है कि जिसको पकड़ना है वो इसी कार में है, लेकिन ब्लैक मिरर होने के कारण वो सनी को देख नहीं पाती। फिर वो फिरोज को कहता है कि ये ट्रैप है। फिर सनी गाड़ी को भगा लेता है। फिर माइकल सबको उसका पीछा करने के लिए कहता है। अब सनी की कार सबकी निगाह में आ गई थी और सारे पुलिस वाले उसी के पीछे पड़े थे। फिर सनी N2 में जाकर गाड़ी को पार्क कर देता है और खुद जाकर क्वालिस में बैठ जाता है। अब इन दोनों की फटी पड़ी थी क्योंकि वे लोग हर जगह फैले हुए थे। फिर वे दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं और मैकेनिक के कपड़े पहन लेते हैं। जब वो कार लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं तो माइकल उन्हें रोक लेता है। माइकल पूछता है इधर क्या कर रहे थे। फिर सनी कहता है कि हम क्लीनिंग कंपनी से हैं सर। फिर माइकल उनकी ID देखता है और पूछता है क्या तुमने सिल्वर कलर की कोई XUV देखी है। सनी कहता है हाँ, 5 मिनट पहले देखा था, अभी चला गया होगा। फिर माइकल उसे जाने को कहता है। इतने में एक ऑफिसर को XUV मिल जाती है। वो माइकल को बताता है कि गाड़ी में कोई नहीं है। माइकल सनी को पकड़ लेता है, लेकिन सनी गाड़ी को भगा लेता है। फिर सब लोग उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर सनी गाड़ी भगाकर मॉल से बाहर आ जाता है और पब्लिक के बीच गाड़ी चलाने लगता है। बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंस जाती है। पुलिस की गाड़ी उनसे काफी दूर थी और वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। फिर पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं और पैदल ही उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन इतने में जाम खुल जाता है और गाड़ियां चलने लगती हैं। पुलिस अभी भी इन दोनों के पीछे पड़ी थी। इन दोनों को भी पता था कि आज पक्का पकड़े जाएंगे। फिर फिरोज कहता है कि सनी हम लोग सरेंडर कर देते हैं। सनी कहता है पागल हो गया है क्या, एक काम कर तू पैसा उड़ा फिरोज उड़ा, सारा पैसा उड़ा दे। फिर फिरोज अपना मुंह ढककर सारे पैसे उड़ाने लगता है। अब पैसे के लालच में गाड़ियां रुकनी शुरू हो जाती हैं और लोग गाड़ियों से उतरकर पैसा लूटने लगते हैं। सनी का ये आइडिया काम कर जाता है। पुलिस की सब गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। सनी और फिरोज का ध्यान पीछे था, तभी गलती से गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती है और पलट जाती है। माइकल और मेघा किसी की कार चोरी करते हैं और उसमें बैठकर सनी की तरफ जाने लगते हैं। अब लोग सनी की गाड़ी में से भी पैसा लूटने आ जाते हैं। मौका देखकर सनी और फिरोज गाड़ी में से बाहर निकलते हैं। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको पता ही नहीं था कि गाड़ी कौन चला रहा था। अब अपनी शैतान खोपड़ी वहाँ से बचकर निकल जाती है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। अब ये खबर सारे न्यूज चैनल में आ जाती है और जो कुछ भी हुआ इसकी खास बात ये थी कि इसमें दोनों ही पार्टियों का नुकसान हुआ था, नकली नोट छापने वालों का भी और पकड़ने वालों का भी। फिर शेखर माइकल को बताता है कि मैंने इस पार्किंग के सभी CCTV फुटेज मंगवाए हैं, शायद किसी में उसका चेहरा आ गया हो। फिर माइकल एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाने को कहता है। रात को माइकल के पास गहलोत का फोन आता है। वो कहता है तू रायता फैलाता जा और मैं जनता को जवाब देता जाऊं, मैं अभी तेरी टीम को फिनिश कर रहा हूं। माइकल कहता है सर प्लीज आखिरी मौका दे दो। अब मेरा प्लान है कि मैं मंसूर को फेमस कर दूंगा, वो जितना फेमस होगा उसके पकड़े जाने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। अब हर टीवी चैनल में एक ही न्यूज थी कि नकली नोटों की जालसाजी के पीछे मंसूर दलाल का हाथ है। ये न्यूज सुनकर मंसूर भी टेंशन में आ जाता है। फिर मंसूर जमाल के पास फोन करता है और कहता है कि सनी और फिरोज पुलिस को मिल जाए, इससे पहले वे मेरे पास होने चाहिए। वे दोनों अंडरग्राउंड थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ना ही पेपर में और ना ही टीवी में इन दोनों के बारे में कोई न्यूज नहीं थी। फिरोज सनी को कहता है कि तुझे ट्रैकर नहीं हटाना चाहिए था, ट्रैकर लगा होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। सनी कहता है मैंने भी तो कहा था, मुझे ठीक फीलिंग नहीं आ रही। फिर फिरोज कहता है भाई मैं उन दोस्तों में से हूँ जिन पर कहावत बनी है कि दोस्त बोलेंगे कुएं में कूद जा तो कूद जाएगा। मैं हर बार उस कुएं में कूदा हूँ जिस कुएं में तूने मुझे कूदने को कहा है। सनी कहता है तू चिंता मत कर, मंसूर को हमारी जरूरत है, इसलिए वो हमें नहीं मारेगा। फिरोज कहता है कि पुलिस को हमारे बारे में पता है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। फिर सनी मेघा के घर जाता है। मेघा उसके साथ नॉर्मल बिहेव करती है। फिर वहाँ से निकलकर सनी जमाल को फोन करता है। जमाल पूछता है किधर है तू चिंता मत कर, मंसूर भाई अपने लोगों को कुछ नहीं होने देते। उन्होंने मुझे कहा था तुम दोनों को सेफ हाउस में शिफ्ट कर दूं। मैं 1 घंटे बाद तुझे फोन
फोन करूंगा। इंडिया में जो कुछ भी हुआ अब मंसूर को उसका भी जवाब देना था, क्योंकि अब मंसूर का नाम पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया था। फिर जमाल मंसूर के पास फोन करता है। मंसूर कहता है कि उन दोनों को पता ही नहीं होगा कि पुलिस उनकी फील्डिंग लगा रही है। उन दोनों को अपने बारे में बहुत कुछ मालूम है। लड़का काम का था लेकिन उसका टैलेंट अपने काम नहीं आया। खत्म करो दोनों को। फिर मंसूर जीतू काका को भी इंडिया भेज देता है। उधर माइकल स्केच आर्टिस्ट का बनाया हुआ स्केच देखकर कहता है, इतनी डिटेल देने के बाद भी तूने किसी और का चेहरा बना दिया। अब उन्हें सीसीटीवी में से जो सनी की फुटेज मिली थी वे कंप्यूटर में उसे भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था। फिर सनी और फिरोज जमाल से मिलते हैं। जमाल उन दोनों को गाड़ी में बिठा लेता है सेफ हाउस ले जाने के लिए। गाड़ी में जीतू काका भी बैठे थे। सनी को शक तो हो गया था कि मामला कुछ और है। सनी नोटिस करता है कि उनकी कार के पीछे एक और कार आ रही है जो उनके साथ साथ ही चल रही थी। अब इन दोनों को पता लग गया था कि इनका आखिरी टाइम नजदीक आ गया है। वे लोग गाड़ियों को एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं और वहाँ एक बंद पड़ी पार्किंग में खड़ी कर देते हैं। कार से बाहर निकलकर सनी पूछता है, ये सब क्या है जीतू काका? जीतू काका कहते हैं कि बेटा तू हमारे बारे में सब कुछ जानता है। मंसूर को भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, पुलिस तुमको कभी भी पकड़ सकती है, इसलिए हम तुम्हें ना तो साथ रख सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। फिर फिरोज जमाल को कहता है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन इतने में वहाँ पर हनी और उसकी बिच्छू गैंग आ जाती है। हनी कहता है, चिल्लर पार्टी गन नीचे। फिर वे सब अपनी गन नीचे रख देते हैं। फिर बिच्छू गैंग के बंदे गन ले लेते हैं। फिरोज कहता है, चू समझा है क्या, हमने लाइव लोकेशन ऑन कर रखी थी। फिर जाते जाते हनी उन दोनों की कार के टायर पंचर कर देता है। फिर वे सब वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। रास्ते में सनी चाचा को फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। फिर हनी उन दोनों को अपने खोपचे में लेकर जाता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम यहीं छिपे रहना। वो सनी को एक गन भी देता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, हनी जैसा भी एक दोस्त होना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। तो हनी के नाम पर ठोको एक लाइक। तभी सनी के पास चाचा का फोन आता है। चाचा बताता है कि किसी ने प्रेस में आग लगा दी और नानू अंदर ही जल गए। सनी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने नानू से ही करता था, अब उसकी तो दुनिया ही लुट गई थी। फिर थोड़ी देर में वहाँ हनी आ जाता है। वो इन दोनों को ट्रेन की टिकट देता है और एक नया फोन देता है और कहता है कि कुछ दिन के लिए रिटर्न नहीं आने का। फिर सनी फिरोज को कहता है, तू स्टेशन जाकर मेरा इंतजार कर, ट्रेन के चलने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। फिरोज कहता है, तू जिधर भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। सनी कहता है, मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा कर, तू स्टेशन जा और मेरा वेट कर। फिर सनी हनी की दी हुई गन निकालता है और जमाल के अड्डे पर पहुंच जाता है। उसको देखकर जमाल के रंग उड़ जाते हैं। फिर सनी उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता और सीधा ठोक देता है। फिर वो अड्डे के अंदर जाता है। अड्डे के अंदर जितने भी लोग थे वो उन सबको चुन चुन कर मारता है। फिर उसको दिख जाता है जीतू काका। फिर वो उसको भी धोता है और लॉकर रूम में ले जाता है। वहाँ जाकर वो मंसूर को वीडियो कॉल करता है। फिर वो उसके सामने ही उन नोटों पर तेल छिड़कता है और उनमें आग लगा देता है। फोन पर मंसूर चिल्लाता रहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन सनी रहम नहीं खाता। मंसूर को पता था अगर ये पैसे गए तो वो भी गया। फिर सनी उसको कहता है, तू भाग ले जिधर भाग सकता है, मैं तुझे मारने आ रहा हूँ। उधर फिरोज सनी का स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। पुलिस स्टेशन के कंप्यूटर में भी सनी का चेहरा साफ हो गया था। बस इंतजार था तो पास में सो रही मेघा के उठने का। ट्रेन चल पड़ती है और फिरोज उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उधर मंसूर अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। अब माइकल भी अपने घर में अपनी बोतल के साथ बैठा था, क्योंकि केस हारने के बाद उसकी वाइफ उसके बच्चे को ले गई थी और सनी के हाथों भी उसे करारी हार मिली थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड थे। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मैं श्योर हूँ इस सीरीज का सीजन 2 जरूर आएगा, जिसमें सनी मंसूर को मारने के लिए जॉर्डन जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड मेगा को भी पता चल जाएगा इन नोटों के पीछे का आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड सनी है। जब भी सेकंड सीजन आया मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बस जाते जाते सब्सक्राइब वाले बटन पर प्यार दिखा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।